हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम ट्रैकर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए लाया हूँ 25 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट्स जो किसी भी एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली रिपीट करके पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चंस को पूरा डिटेल में भी समझने वाले हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, सातवीं पंचवर्षीय योजना जो 1985 से लेकर 90 तक चली थी उसमें जो है मुख्य रूप से किस पर जोर दिया गया था। राजस्थान पुलिस में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखेंगे। पंचवर्षीय योजना से कोई ना कोई एग्जाम में टकरा ही जाता है, तो यही बताना है सातवीं पंचवर्षीय योजना है वो मुख्य रूप से किस पर जोर दिया गया था, यही बताना है आपको। ऑप्शन से ए गरीबी दूर करना से, या फिर ऑप्शन बी सतत विकास से, ऑप्शन सी अनाज उत्पादन और रोजगार से, या फिर ऑप्शन डी तेजी से औद्योगिकीकरण। तो दोस्तों सातवीं पंचवर्षीय योजना जो है वो अनाज उत्पादन और रोजगार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो 1985 से 90 तक लागू की गई थी, अनाज और रोजगार के लिए लागू की गई थी, उसमें सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। आगे थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे इस मामले में। जैसे सही उत्तर अनाज उत्पादन और रोजगार और उत्पादकता है। सातवीं पाँचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय के माध्यम से बढ़ती आर्थिक उत्पादकता और खाद्यान्न का उत्पादन और रोजगार पैदा करने के क्षेत्रों में विकास स्थापित करना था, याद रखेंगे सातवीं पंचवर्षीय योजना में। और थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। जैसे कि सातवीं पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी के साथ किया था, याद रखेंगे। इस योजना ने प्रौद्योगिकी को उन्नत करके उद्योगों के उत्पादकता स्तर में सुधार पर जोर दिया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य जो सामाजिक न्याय के माध्यम से बढ़ती आर्थिक उत्पादकता और खाद्यान्न का उत्पादन और रोजगार पैदा करने के क्षेत्रों में विकास स्थापित करना था, याद रखेंगे सातवीं पंचवर्षीय योजना से। आगे जो सातवीं योजना बड़े पैमाने पर समाजवाद और ऊर्जा उत्पादन की दिशा में प्रयासरत थी। जैसे सातवीं पंचवर्षीय योजना के महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जैसे कि सामाजिक न्याय से कमजोरों के लिए उत्पीड़न को दूर करना था, आधुनिक तकनीक जैसे कृषि विकास, गरीबी विरोधी कार्यक्रम, भोजन, कपड़े और आश्रय की पूर्ण आपूर्ति, छोटे और बड़े पैमाने पर किसानों की उत्पादकता बढ़ाना और भारत के अर्थव्यवस्था की स्वतंत्र बनाना था, याद रखेंगे सातवीं पंचवर्षीय योजना से ये पूछा जाता है। आगे थोड़ा और डिटेल्स में जानेंगे इसको। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 85 से 90 ने आर्थिक उत्पादकता, खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार पैदा करने के क्षेत्रों में विकास स्थापित करने के लिए सामाजिक न्याय को परिभाषित किया था। इस योजना के कुछ जैसे मुख्य उद्देश्य ये भी रहे हैं। उद्योगों के उत्पादकता स्तर में सुधार लाने के लिए प्रौद्योगिकी के उन्नयन पर जोर देना था। तिलहन के उत्पादन का लक्ष्य 1 करोड़ 80 लाख टन रखना था। तिलहन की खेती की जमीन बढ़ाना था और तिलहन की उत्पादकता में वृद्धि करना था, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो था वो गरीबी नहीं आर्थिक अनाज और रोजगार से संबंधित था। आगे क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, निम्नलिखित में से कौन चोल साम्राज्य मंदिर का एक उदाहरण है। एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए है चेन्नई कस्वा मंदिर, ऑप्शन बी ऐरावतेश्वर मंदिर, ऑप्शन सी विरूपाक्ष मंदिर, या फिर ऑप्शन डी बादामी गुफा मंदिर। दोस्तों चोल साम्राज्य मंदिर का एक उदाहरण कौन सा है, तो ऐरावतेश्वर मंदिर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऐरावतेश्वर मंदिर जो है वो चोल साम्राज्य मंदिर का एक उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे, इसका सही उत्तर ऐरावतेश्वर मंदिर हो जाएगा, जो तंजावुर जिले में कुंभकोणम के पास दाराशुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर जो चोल साम्राज्य के राजा राज चोल द्वितीय द्वारा बनाया गया था, याद रखेंगे। ये पूछा जाता है ऐरावतेश्वर मंदिर किसने बनाया था, राजा राज चोल द्वितीय ने बनाया था। यह द्रविड़ वास्तुकला पर आधारित और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ ये जो मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है, ऐरावतेश्वर मंदिर, याद रखेंगे। आगे की पॉइंट्स जानेंगे इसके। चोल राजवंश द्वारा निर्मित अन्य मंदिर जैसे तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर है और गंगाईकोंडा चौलीसाराम में के मंदिर हैं, और सभी 3 मंदिर महान जीवित चोल मंदिरों का एक हिस्सा है, याद रखेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो कि ऑप्शंस में था चेन्नई कस्वा मंदिर, ये क्या है, तो कर्नाटक के बेलूर में याक्षी नदी के तट पर निर्मित और राजा विष्णुवर्धन द्वारा बनाया गया था। यह मंदिर 103 वर्षों में बनवाया गया था और भगवान विष्णु को समर्पित है, चेन्नई कस्वा मंदिर, याद रखेंगे ऑप्शंस में जो था। आगे
ऑप्शंस में था विरूपाक्ष मंदिर, वो क्या था, कर्नाटक में हम्पी में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित और भगवान शिव के एक रूप जो भगवान विरूपाक्ष को समर्पित है। इसे विजयनगर साम्राज्य के लक्कड़ दंडेश द्वारा बनवाया गया था, याद रखेंगे, लक्कड़ दंडेश द्वारा। आगे है ऑप्शंस में था बादामी गुफा मंदिर, ये क्या है, तो कर्नाटक के बादामी में हिंदू और जैन गुफा मंदिर भारतीय रॉक कट वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें भगवान शिव जो कि नटराज रूप में है और भगवान विष्णु जो कि त्रिविक्रम रूप में और जैन विभूतियों को समर्पित ये सब गुफाएं हैं, 4 गुफाएं, याद रखेंगे। सारे के सारे मंदिर से रिलेटेड सारे मैंने शेयर कर दिए हैं, आगे एग्जाम से पहले देख लेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या आता है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन हैं, ए आर्थिक जीवन से, ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियां से, ऑप्शन सी धार्मिक जीवन से, या फिर ऑप्शन डी सामाजिक जीवन से। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र को किसने लिखा था, तो कौटिल्य, जिसको चाणक्य बोलते हैं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक नीतियां, ऑप्शन नंबर बी। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो पॉलिटिक्स से संबंधित है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल्स में जानेंगे, कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीतिक नीतियों से संबंधित है। कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है और वे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, याद रखेंगे। वह प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षाविद भी थे और अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा में लिखा गया था और राज कौशल पर 15 अध्यायों का संकलन भी था, याद रखेंगे, अर्थशास्त्र और चाणक्य से लेकर। आगे क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, संसद का सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट के कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, काफ़ी एग्जाम्स में रिपीट किया गया है ये क्वेश्चन। जवाब देना है आपको, आपके ऑप्शन हैं, ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के महान्यायवादी, या फिर ऑप्शन सी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों, संसद का सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट की कार्यवाही कौन भाग ले सकता है, तो वो भारत का न्यायवादी होता है, ऑप्शन नंबर बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के महान्यायवादी जो है वो संसद में भाग लिए बिना ही वो, मैंने उसका सदस्य हुए बिना ही वो भाग ले सकता है, इतना उसका पावर रहता है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी अटॉर्नी जनरल होता है। डिटेल्स में थोड़ा जानेंगे इसके मामले में। भारत के महान्यायवादी को भारत की संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, भले ही वो सदस्य ना हो। जैसे भारत के महान्यायवादी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार और इसके प्राथमिक वकील हैं। वह संघ कार्यकारिणी का एक हिस्सा है। वह संविधान के आर्टिकल 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, याद रखेंगे, यह आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 76(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद पर धारण करता है भारत का महान्यायवादी। आगे और थोड़ा पॉइंट में जानेंगे। वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य व्यक्ति होना चाहिए और वह एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। उन्होंने या तो किसी भारतीय राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष या फिर उच्च न्यायालय में अधिकतम रूप में मतलब 10 वर्ष तक पूरे किए होंगे, उसका एक्सपीरियंस मांगता है काम किए का। और राष्ट्रपति की नज़र में वह एक प्रख्यात विधिवेत्ता भी हो सकते हैं, भारत का महान्यायवादी, याद रखेंगे, सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जानेंगे। संसद की कार्यवाही कैसी होती है, तो संसदीय बैठक में भारतीय संसद के दोनों सदनों में संसदीय कार्यवाही के विभिन्न उपकरण होते हैं। इन उपकरणों का उपयोग संसद सदस्यों को सदनों के नियम के अनुसार कार्य करने के लिए लाने के लिए किया जाता है, याद रखेंगे, संसद की कार्यवाही में। आगे प्रश्नकाल, संसद में प्रश्नकाल क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार भी ये पूछा गया है। इसके लिए प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निर्धारित किया जाता है। इसी दौरान सदस्य सवाल पूछते हैं और मंत्री आमतौर पर जवाब देते हैं। प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं, तारांकित, अंतरांकित और संक्षिप्त। इसी को कहते हैं प्रश्नकाल, याद रखेंगे, 1 घंटा निर्धारित किया जाता है, इसी को प्रश्नकाल कहते हैं। आगे है एक तारांकित प्रश्न। तारांकित द्वारा विशिष्ट के लिए एक मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसलिए पूरक प्रश्नों का अनुसरण किया जा सकता है। दूसरी ओर एक अनतार्किक प्रश्न के लिए एक लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है और इसलिए पूरक प्रश्नों का अनुसरण नहीं किया जा सकता है, याद रखेंगे, प्रश्नकाल से रिलेटेड। आगे संसद में होता है अविश्वास प्रस्ताव, याद रखेंगे, अविश्वास प्रस्ताव भी पूछा जाता है एग्जाम में।
अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? तो संविधान के आर्टिकल 75 कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ है कि मंत्रालय तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसे लोकसभा के अधिकांश सदस्यों का विश्वास प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रालय को पद से हटा सकती है। प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन की आवश्यकता होती है अविश्वास प्रस्ताव में। याद रखेंगे, अविश्वास प्रस्ताव से ये सब जुड़ी बातें। आगे है संसद में विशेषाधिकार प्रस्ताव। ये विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या है? तो ये एक मंत्री द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित होता है और यह एक सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जब उसे लगता है कि किसी मंत्री ने किसी मामले के तथ्यों को रोककर या गलत या फिर विकृत तथ्य देकर सदन या उसके एक या अधिक सदस्यों को विशेष अधिकार का उल्लंघन किया है। इसका उद्देश्य संबंधित मंत्री को सुनिश्चित करना है। बस इतना ही है विशेष अधिकार से, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं धन्यवाद प्रस्ताव। तो धन्यवाद प्रस्ताव क्या है? तो प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र को राष्ट्रपति द्वारा संबोधित किया जाता है धन्यवाद पत्र। इस संबोधन में राष्ट्रपति पूर्ववर्ती वर्ष और आगामी वर्ष में सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करते हैं धन्यवाद प्रस्ताव। याद रखेंगे धन्यवाद प्रस्ताव से ये सारे पॉइंट्स। आगे और पॉइंट्स जानेंगे, जैसे राष्ट्रपति के इसी अभिभाषण पर जो ब्रिटेन में सिंहासन से भाषण से मेल खाता है, संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव नामक प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है। चर्चा के अंत में प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जाता है और यह प्रस्ताव सदन में पारित होना चाहिए, नहीं तो यह सरकार की हार है। राष्ट्रपति का यह उद्घाटन भाषण संसद सदस्यों के लिए सरकार और प्रशासन की खामियों और विफलताओं की जांच और आलोचना करने के लिए चर्चा और बहस करने का ये अवसर है। याद रखेंगे धन्यवाद प्रस्ताव से। आगे थोड़ा और एक पॉइंट जान लेंगे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 88 में कहा गया है, किसमें? आर्टिकल 88 में कहा गया है कि मंत्रियों और महान्यायवादी को भारतीय संसद में बोलने का अधिकार है और वे भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं और ये संसद के दोनों सदनों जैसे राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकते हैं और किसी भी संसदीय समिति में भाग ले सकते हैं जिसमें वो सदस्य के रूप में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वो सदस्य ना होते हुए भी ये भाग ले सकते हैं मंत्रियों और महान्यायवादी। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 88 इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, जो हमारा क्वेश्चन का आंसर था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आगे क्वेश्चन नंबर 5 कहता है लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन से ए अनीता देसाई, ऑप्शन बी तस्लीमा नसरीन, ऑप्शन सी कुंदनिका कपाड़िया, ऑप्शन डी अमृता प्रीतम। तो लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन जो है वो लज्जा पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की पॉइंट्स इसके देखेंगे, जैसे सही उत्तर इसका तस्लीमा नसरीन है। लज्जा एक विवादास्पद और पुस्तक है। इसे 6 दिसंबर 1992 को भारत में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किए जाने के तुरंत बाद बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों में हुए हिंदू विरोधी दंगों के प्रतिक्रिया में लिखी गई पुस्तक मानी जाती है। पुस्तक बताती है कि सांप्रदायिक भावनाएं बढ़ रही थी, बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यक उत्पीड़ित थे और धर्मनिरपेक्षता खतरे में थी, इसलिए ये बुक लज्जा है। आगे जो राइटर है अनीता देसाई। अनीता देसाई के बारे में जानेंगे। वह एक भारतीय उपन्यासकार हैं और वह मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में लेखन की जॉन ई बुरकार्ड प्रोफेसर हैं। उनकी किताबों में क्लियर लाइट ऑफ डे 1980 में, इन कस्टडी 1984 में और उपवास दावत 1999 में शामिल है। और ये सब बुक्स किसने लिखे हैं? तो अनीता देसाई ने, याद रखेंगे। आगे राइटर है तस्लीमा नसरीन, जिनकी लज्जा बहुत फेमस है और वह बांग्लादेशी स्वीडिश लेखिका हैं जो बांग्लादेश की है और वह जबरन निर्वासन के बावजूद महिलाओं के उत्पीड़न और धर्म की आलोचना पर अपने लेखन के लिए जानी जाती है। उनकी कुछ किताबें बांग्लादेश में प्रतिबंधित है और उनकी किताबों में लज्जा, गर्लफ्रेंड, फ्रेंच लवर शामिल हैं। और सावे के सारे राइटिंग किसने लिखे हैं? तो तस्लीमा नसरीन ने। आगे एक राइटर है कुंदनिका कपाड़िया। वह गुजरात की एक भारतीय उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार थी। वह अपने उपन्यास 7 पगला अकास्मा के लिए सबसे ज़्यादा जानी जाती थी। कुंदनिया कपाड़िया, याद रखेंगे, 7 पगला अकास्मा। आगे एक राइटर है अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम कौन है? तो वह एक भारतीय उपन्यासकार, निबंधनकार और कवयित्री थी जिन्होंने पंजाबी और हिंदी में लिखा था।
वह 20वीं शताब्दी के सबसे अधिक मान्यता प्राप्त पंजाबी लेखकों में से एक हैं। उनकी पुस्तकों में कागज़ ते कैनवस, अक्षरों के साए एवं रसीद टिकट शामिल हैं। अमृता प्रीतम द्वारा लिखी गई ये सब पुस्तकें याद रखेंगे, अमृता प्रीतम द्वारा सारे पुस्तकें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है भारतीय राज्य उड़ीसा को कब स्थापित किया गया था। एनटीपीसी पे पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, बार बार रिपीट किया जाता है। यही जवाब देना है आपको। ऑप्शन से आपके ऑप्शन ए 1936 में, ऑप्शन बी 1932 में, ऑप्शन सी 1947 में या फिर ऑप्शन डी 1949 में। तो भारतीय राज्य जो उड़ीसा है, झारखंड का पड़ोसी देश, पड़ोसी राज्य, वो कब स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1936 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1936 को उड़ीसा स्थापना हुई थी। थोड़ा पॉइंट्स में जानेंगे डिटेल्स में। भारतीय राज्य उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। संगठन उत्कल सम्मेलन का गठन 1903 में एक राज्य में उड़िया भाषी क्षेत्रों के लिए एकीकरण की मांग के लिए किया गया था। बिहार और उड़ीसा प्रांत का गठन 1 अप्रैल 1912 को हुआ था और 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा को अलग अलग प्रांतों में विभाजित किया गया। उड़ीसा का नया प्रांत जो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भाषाई आधार पर बनाया गया था, जिसमें सर जॉन ऑस्टेक हब के पहले गवर्नर थे। 15 अगस्त 1947 को उड़ीसा में शामिल होने के समझौते पर 27 रियासतों ने हस्ताक्षर किए थे। याद रखेंगे, उड़ीसा की स्थापना को लेकर ये सब विवाद है। आगे जानते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है रंजित सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। यह है दोस्तों रंजित सागर बांध, और ये किस नदी पर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, यही बताना है आपको। ऑप्शन ए झेलम नदी पर बनाया गया है, ऑप्शन बी नर्मदा नदी पर बनाया गया है, ऑप्शन सी रावी नदी पर, या फिर ऑप्शन डी चिनाब नदी पर बनाया गया है। तो रंजित सागर बांध जो है वो रावी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। रंजित सागर बांध, जिसे थीन बांध भी कहते हैं, रावी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे थोड़ा पॉइंट वाइज जानेंगे। रंजित सागर बांध का निर्माण पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर रावी नदी पर किया गया है और इसे थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है। और यह 600 मेगावाट की स्थापित क्षमता से लेस एक बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है। यह भारत का उच्चतम मृदा कम बजरी सेल बांध है। याद रखेंगे, थीन बांध से लेकर जो कि है रंजित सागर बांध। आगे थोड़ा और पॉइंट में जानेंगे। थीन बांध जो रावी नदी पर बना है, यह बांध पंजाब और जम्मू कश्मीर की बॉर्डर पठानकोट जिले में है। इसे रंजित सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है और यह बांध पंजाब सिंचाई विभाग ने बनवाया था। इस बांध का निर्माण साल 1982 में शुरू हुआ था और साल 1999 में पूरा हुआ था। इस बांध पर 150 मेगावाट की 4 विद्युत इकाइयाँ लगाई गई हैं। याद रखेंगे, थीन बांध और रंजित सागर बांध से रिलेटेड ये सब सारी बातें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किस वंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर्स में एसएससी में पूछा गया है। तो किस वंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था। ऑप्शन से ए गुप्त राजवंश के द्वारा, ऑप्शन बी पल्लव राजवंश के द्वारा, या फिर ऑप्शन सी चोल राजवंश के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी चालुक्य राजवंश के द्वारा। तो कौन सा वंश था जो महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था। तो पल्लव राजवंश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पल्लव राजवंश जो थे वो महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किए थे। याद रखेंगे, पल्लव राजवंश। डिटेल्स में थोड़ा जानेंगे पॉइंट वाइज। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण पल्लव वंश के राजा थे कौन, नरसिंह वर्मन प्रथम थे, वो ही कराए थे। कौन सा मंदिर, महाबलीपुरम, नरसिंह वर्मन प्रथम। याद रखेंगे ये नाम। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण 7वीं और 8वीं शताब्दी में हुआ था। इन मंदिरों को चट्टानों को काटकर बनाया गया है। इन मंदिरों में धर्मराज रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, नकुल रथ, सहदेव रथ और द्रौपदी रथ प्रमुख हैं। इन मंदिरों को बौद्ध विहारों और चैत्यों की शैली में बनाया गया है। याद रखेंगे। आगे महाबलीपुरम से रिलेटेड, महाबलीपुरम के मंदिर द्रविड़ शैली के उत्तम उदाहरण हैं और महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। याद रखेंगे, महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया और सौर मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया। याद रखेंगे, प्रथम और द्वितीय दोनों अलग अलग लोग हैं।
महाबलीपुरम के गणेश रथ मंदिर को भी पल्लव वंश ने ही बनवाया था। आगे, महाबलीपुरम को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है और यह तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर स्थित है और यह समुद्र तट पर बसा एक प्राचीन शहर है। याद रखेंगे, पूछा जाएगा महाबलीपुरम का मंदिर कहाँ स्थित है, राज्य पूछा जाएगा तो तमिलनाडु और कोरोमंडल तट पर स्थित है। याद रखेंगे, तमिलनाडु में है महाबलीपुरम का मंदिर। सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखेंगे, एग्जाम्स में पूछा जाता है सारे के सारे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर कहता है कोडाई कनाल किस पहाड़ी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पुलिस सर्विस कमीशन में पूछा गया है, पब्लिक सर्विस में। ऑप्शन से ए अनामलाई, ऑप्शन बी बूंदी पहाड़ी, ऑप्शन सी पलानी पहाड़ी या फिर ऑप्शन डी अमरकंटक। तो दोस्तों, कोडाई कनाल जो पहाड़ी किस पहाड़ी पर स्थित है, कोडाई कनाल वो है पलानी पहाड़ी पे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये है कोडाई कनाल और ये पलानी पहाड़ी पर स्थित है। थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे इसको पॉइंट में। की पॉइंट्स इसके हैं, कोडाई कनाल दक्षिण भारत के तमिलनाडु में एक पर्यटन स्थल है और यह पलानी पहाड़ी पर 7,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसे लोकप्रिय रूप से हिल स्टेशनों की राजकुमारी के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, ये सारे के सारे पॉइंट कोडाई कनाल के बारे में जो कि तमिलनाडु में है। आगे और थोड़ा पॉइंट में देखते हैं डिटेल्स में। कोडाई कनाल जो है तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है। यह पश्चिमी घाट की ऊपरी पलानी पहाड़ी में समुद्र तल से 7,200 फीट की ऊंचाई पर है। कोडाई कनाल को हिल स्टेशनों की राजकुमारी के नाम से जाना भी जाता है। याद रखेंगे, कोडाई कनाल जो है तमिलनाडु में है और ये हिल स्टेशनों की राजकुमारी के नाम से जाना जाता है। और कौन सी पहाड़ी पे, पलानी पहाड़ी पे। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, कोडाई कनाल के बारे में और भी कुछ खास बातें हैं, जैसे कि कोडाई कनाल की स्थापना 1845 में की गई थी और यह गर्मियों के मौसम में मैदानी इलाकों में पनपने वाली उष्णकटिबंधीय रोगों और ज़्यादा तापमान से बचने के लिए बनाया गया था। कोडाई कनाल में तारे के आकार की एक कृत्रिम झील है जिसे मदुरई के तत्कालीन कलेक्टर सर वेरे हेनरी लेविज ने बनवाया था। याद रखेंगे, कोडाई कनाल से रिलेटेड। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ और अन्य पहाड़ी है स्टेशन है जो कहाँ है, याद रखेंगे। जैसे मुन्नार हिल स्टेशन कहाँ पे है, केरल में। याद रखेंगे, ऊटी हिल स्टेशन कहाँ है, नीलगिरी पहाड़ियाँ में, तमिलनाडु में है। याद रखेंगे। आगे इडुक्की हिल स्टेशन ये कहाँ है, ये केरल में, नाम से ही पता चलता है। आगे कुर्ग हिल स्टेशन कहाँ है, कर्नाटक में। आगे कुन्नूर जो हिल स्टेशन है वो नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। और अनंतगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तेलंगाना में। याद रखेंगे, ये सारे के सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे सारे के सारे हिल स्टेशन कहाँ हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई थी। दोस्तों, यही बताना आपको। ऑप्शन ए जनवरी 1952 में, ऑप्शन बी अप्रैल 1952 में, ऑप्शन सी नवंबर 1950 में या फिर ऑप्शन डी नवंबर 1949 में। तो दोस्तों, पहली बार निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई थी, तो 1952 अप्रैल में अस्तित्व में आई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब निर्वाचित लोकसभा गठित की गई थी 1952 अप्रैल में। थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे इसको। भारत के पहले आम चुनाव के बाद 13 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया था। इस लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। पहली लोकसभा 5 वर्षों के अपने पूर्ण कार्यकाल तक चली थी और 4 अप्रैल 1957 को भंग कर दी गई थी। डेट्स याद रखेंगे। और प्रथम लोकसभा अवधि जो थी वो 13 अप्रैल 1952 से लेकर 4 अप्रैल 1957 तक चली थी और इसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर और उपाध्यक्ष थे अयंगर और महासचिव थे एम.एन. कौल। याद रखेंगे, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बल्कि सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है पहली लोकसभा चुनाव से। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11 कहता है सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था। वही सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है, एमटीएस में पूछा गया है। ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952 या फिर ऑप्शन डी 1948। रिपीटेड क्वेश्चन 1952 इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या था, 13 अप्रैल 1952 को ये रहा
भारत के पहले आम चुनाव के बाद जो 13 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया था और यह 5 वर्ष के अपने पूर्व कार्यकाल तक चली थी। कब तक? 4 अप्रैल 1957 को यह भंग कर दी गई थी। पहली लोकसभा चुनाव से ये सारे के सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? सीजीएल में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखेंगे। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दाभोल विद्युत परियोजना जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है। आगे थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे इसको। दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंजनवेल गांव के पास स्थित है और यह मुंबई से करीब 160 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। याद रखेंगे कहाँ है? रत्नागिरी में। आगे दाभोल विद्युत परियोजना से जुड़ी और कुछ खास बातें हैं, जैसे कि इस परियोजना का निर्माण दाभोल पावर कंपनी जो कि डीपीसी ने किया था। डीपीसी एनरॉन इंटरनेशनल, जनरल इलेक्ट्रिक, बेचटेल और महाराष्ट्र पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का संयुक्त उद्यम था। याद रखेंगे। इस परियोजना की शुरुआत 1992 में हुई थी और उस समय यह भारत में सबसे बड़ा विदेशी निवेश था। इम्पोर्टेंट है। और इस परियोजना की लागत 3 अरब डॉलर थी। इस परियोजना की शुरुआत से ही यह विवादों में रही है और इस परियोजना को बंद करना पड़ा था। याद रखेंगे दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है नागासाकी पर दूसरी बार बम कब गिराया गया था? एनटीपीसी में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है, रिपीट कर करके। ऑप्शन से ए 6 अगस्त 1945 को, ऑप्शन बी 7 अगस्त 1944 को, ऑप्शन सी 9 अगस्त 1945 को या फिर ऑप्शन डी 8 अगस्त 1944 को। डेट याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। पूछा गया है नागासाकी पर दूसरी बार कब बम फेंका गया है, ये नहीं कि पहली बार का डेट लिख देंगे। नागासाकी पर दूसरी बम कब गिराया गया था? तो 9 अगस्त 1945 को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागासाकी पर दूसरी बार जब बम गिरा था वो डेट था 9 अगस्त 1945 को। थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे इसके बारे में। नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम जो है वो 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। इस बम को फैट मैन के नाम से जाना जाता था। यह बम सुबह 11:02 बजे बॉक्सकार नाम के B-29 बम वर्षक विमान से गिराया गया था बम, जिसे फैटमैन कहा जाता है। कब? 9 अगस्त 1945 को। और जानेंगे इसके बारे में। इससे पहले 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया था। इस बम का नाम था लिटिल बॉय और यह बम सुबह 8:15 पर एनोला गे नाम के B-29 बम वर्षक विमान से गिराया गया था। याद रखेंगे 6 अगस्त 1945 को पहला बम गिराया गया, कहाँ पे? हिरोशिमा में। और 9 अगस्त 1945 को दूसरा बम गिराया गया, कहाँ पे? नागासाकी में। हिरोशिमा और नागासाकी दोनों अलग अलग डेट है। 3 दिन पहले एक बार गिराया गया और 3 दिन बाद एक बार गिराया गया। याद रखेंगे। और नागासाकी पर गिरे बम से शहर का 6.7 वर्ग किलोमीटर इलाका नष्ट हो गया था और इस बमबारी में 20,000 से ज़्यादा लोग तुरंत मारे गए थे। इसके अलावा ज़मीन का तापमान 4,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और रेडियोधर्मी बारिशें होने लगी थी। याद रखेंगे इस बम के गिरने से। आगे और एक पॉइंट जान लेंगे। इन बमबारी के बाद जापान ने 15 अगस्त को मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और जापानी सरकार ने 2 सितंबर को आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बम से लेकर नागासाकी और हिरोशिमा का बम कैसे कैसे जापान में फटा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपके ऑप्शन है ए आत्मनिर्भरता, ऑप्शन बी औद्योगिक विकास, ऑप्शन सी आर्थिक विकास या फिर ऑप्शन डी कृषि विकास। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस में बार बार पूछा गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो कृषि से रिलेटेड था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो कृषि से रिलेटेड है। आगे डिटेल्स में जानेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, पहली पंचवर्षीय योजना भारत के
प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने द्वारा प्रस्तुत की गई थी और इसकी कार्यान्वित की गई थी। इसे 1951 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के मानक को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करके भारत की आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाना था। याद रखेंगे, भारत के प्राथमिक क्षेत्र से हमारा तात्पर्य मुख्य रूप से कृषि से है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, यही आंसर है हमारा। और क्योंकि यह देश की आय का सबसे शक्तिशाली स्रोत रहा है, इसलिए पहली पंचवर्षीय योजना कृषि से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। आगे, पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देश का कृषि विकास था, याद रखेंगे। दूसरी योजना का उद्देश्य था देश का औद्योगिक विकास और तीसरी योजना का उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना और चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था विकास के साथ स्थिरता और आत्मनिर्भरता की उपलब्धि करना। ये चारों के चारों पंचवर्षीय योजना इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 1 से लेकर 4 तक इसमें मैंने शेयर कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक कफूर को किसने भेजा था? ऑप्शन से ए खुसरो खान, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने, ऑप्शन डी जलालुद्दीन खिलजी ने। तो दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को किसने भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीपीओ में पूछा गया है, दक्षिण भारत को जीतने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा था। डिटेल्स में जानेंगे। दक्षिण भारत को जीतने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने गुलाम जो कि जनरल मलिक काफूर को भेजा गया था। और की पॉइंट्स में जानेंगे। जैसे मलिक काफूर एक नपुंसक गुलाम था जो 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सेनापति था। मलिक काफूर ने दक्षिण भारत में 2 सफल अभियानों का नेतृत्व किया था और पहला वारंगल के काकतीयों के खिलाफ था और दूसरा होयसलों के खिलाफ। याद रखेंगे, मलिक काफूर ने लड़ा था। मलिक काफूर ने 1294 से लेकर 1316 ईस्वी के बीच में दक्षिण भारत में 3 अभियानों का नेतृत्व किया था। इन अभियानों के बाद ज़्यादातर दक्षिण भारत दिल्ली के शासन के तहत आ गया था। मलिक काफूर ने दक्षिण भारत में कई जगहों पर जीत हासिल की, जिनमें देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र जो होयसल है और मदुरा शामिल। यहीं पे मलिक काफूर ने विजय प्राप्त की थी अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति रहकर। आगे मलिक काफूर से जुड़ी कुछ खास बातें देख लेते हैं। जैसे कि मलिक काफूर को ताज अल दीन इज़ अल दुआ के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे, मलिक काफूर जो कि अलाउद्दीन का सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी के जनरल नुसरत खान ने गुजरात पर चढ़ाई के दौरान मलिक काफूर को पकड़ा और गुलाम बनाया था। मलिक काफूर ने मंगोलियाई आक्रमणकारियों को हराया था। मलिक काफूर ने पांड्या साम्राज्य पर हमला किया था और मलिक काफूर ने पांड्या क्षेत्र में कई स्थानों पर छापे मारे, जिनमें उनकी राजधानी मदुरई भी शामिल थी। याद रखेंगे, मलिक काफूर से रिलेटेड। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, दिल्ली के किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था? सीजीएल में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था? ऑप्शन से ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने, ऑप्शन सी बलबन ने या फिर ऑप्शन डी रजिया सुल्तान ने। तो दोस्तों, दिल्ली के किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था। डिटेल्स में जानेंगे कैसे कैसे। सबसे पहले कुतुबुद्दीन आया और कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था जिसने 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक शासन किया और उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। उसने दिल्ली में एक कव्वात अल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया था। याद रखेंगे, ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और आगे उसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया और इल्तुतमिश ने इसे पूरा करा। ये चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर, याद रखेंगे। उसके बाद आया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था वो 1211 से लेकर 1236 तक राज किया था। वह कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सिंहासन पर बैठा था। वह दिल्ली सल्तनत का तीसरा शासक था जो मामलुक वंश से संबंधित था। उसने 40 वफादार गुलाम अमीर की टुकड़ी का गठन किया था जिसे तुर्कान ए चहलगानी के नाम से भी जाना जाता है और वह चालीसा भी कहते हैं। किसने किया था? इल्तुतमिश ने, जो हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर था। तुर्कान ए चहलगानी का गठन इल्तुतमिश ने किया था। आगे ऑप्शन में था बलबन। बलबन ने क्या किया था? वह एक तुर्की गुलाम था जिसने
उलुग खान के नाम से भी जाना जाता था। उसने साष्टांग प्रणाम और पायोबस की प्रणाली की शुरुआत की थी। उन्होंने फारसी त्योहार नवरोज की प्रणाली की शुरुआत की थी। आगे उसने सैन्य मामलों का एक नया विभाग बनाया जिसे दीवान ए अर्ज के नाम से भी जाना जाता है। ये बलबन के पॉइंट से सारे याद रखेंगे। और आगे रजिया सुल्तान का कुछ खास कारनामा नहीं है। वह सल्तनत और मुगल काल के दौरान एकमात्र महिला शासक थी। यही सबसे ज़्यादा इसके बारे में कहा जाता है कि एक महिला शासक थी दिल्ली सुल्तान की, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। याद रखेंगे दिल्ली सल्तनत से ये सब बातें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है इल्तुतमिश द्वारा गठित चहलगानी को किसने नष्ट किया था। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आगे एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। जैसे इल्तुतमिश ने चहलगानी को बनाया था, अभी क्वेश्चन नंबर 16 में देखें। अब इसको नष्ट किसने किया वो जानेंगे। ऑप्शन है ए बलबन ने, ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक ने, या फिर ऑप्शन डी सिकंदर लोदी ने। तो दोस्तों इल्तुतमिश द्वारा जो गठित चहलगानी था उसको किसने नष्ट किया था, तो बलबन ने नष्ट किया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बलबन ने इसको नष्ट कर दिया था, जिसने इल्तुतमिश ने चहलगानी को बनाया था। आगे थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे इसको। चहलगानी शम्सुद्दीन इल्तुतमिश या अल्तमश जो 1167 से लेकर 1236 तक सिंहासन पर था, आसीन होने के बाद ये चहलगानी बनाई थी। उसने इस समूह का निर्माण किया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि तुर्की कुलीन भरोसेमंद नहीं थे और उसके शासन को उखाड़ फेंकने के लिए उसके खिलाफ योजनाएं कर सकते थे। इसलिए उसकी रक्षा के लिए उसके पास विश्वास योग्य दासों का एक समूह था और इस समूह को अमीर ए चहलगानी या चालीसा के रूप में भी जाना जाता था। याद रखेंगे इल्तुतमिश ने करवाया था। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये है इसमें कि चहलगानी या चालीसा को 40 दासों के समूह के रूप में जो जाना जाता था, इसे गयासुद्दीन बलबन ने नष्ट कर दिया था। वह स्वयं चालीसा या चहलगानी का सदस्य था और 1266 में इल्तुतमिश परिवार के सभी सदस्यों की हत्या के बाद बलबन सिंहासन पर चढ़ गया था। याद रखेंगे। और उसने प्रशासन में चहलगानी या चालीसा के बढ़ते प्रभाव के कारण चहलगानी को समाप्त कर दिया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उसी के सेना ने उसे धोखा देकर गद्दी हासिल कर ली। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 1266 ईस्वी में सत्ता में आने पर बलबन ने चहलगानी को समाप्त कर दिया था। किसने? गयासुद्दीन बलबन ने। याद रखेंगे। आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन में जानेंगे कि बलबन क्या था। उन्होंने लौह और रक्त की नीति को अपनाया था। उसने नियाबत ए खुदाई और जिले ए इलाही के उपाधि को स्वीकार किया था। उसने फारसी शिष्टाचार सिजदा और पाबोस पेश किए थे। उसने सैन्य विभाग दीवान ए आरिज की स्थापना की थी और वह फारसी साहित्य का संरक्षण था और अमीर खुसरो का विशेष पक्षधर था। कौन था? बलबन। याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साइलेंट वैली यानी साइलेंट घाटी परियोजना से संबंधित है। एमपीपीसीएस में पूछा गया है। याद रखेंगे। ऑप्शन से ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो दोस्तों साइलेंट वैली किसको कहा जाता है? तो केरल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइलेंट वैली परियोजना जो है वो केरल से संबंधित है, जिसे शांत घाटी कहा जाता है। केरल से संबंधित है। आगे थोड़ा पॉइंट्स में जानेंगे। साइलेंट घाटी परियोजना केरल के साइलेंट घाटी इलाके में अपनाई गई एक पन बिजली परियोजना है। साइलेंट वैली केरल के पलक्कड़ जिले में एक सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन है। केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो KSEB है ने कुंतीपुजा नदी के पार एक पन बिजली बांध का प्रस्ताव रखा और जो साइलेंट वैली से होकर गुजरता है। याद रखेंगे साइलेंट वैली से रिलेटेड ये सब बातें। आगे फरवरी 1973 में योजना आयोग ने लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना को मंजूरी दी थी। केरल शास्त्र साहित्य परिषद एक गैर सरकारी संगठन है जिसने घाटी को दोहन से बचाने के लिए साइलेंट घाटी परियोजना के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन कर दिया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे साइलेंट घाटी से रिलेटेड, जो कि केरल में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है 1907 में जो सूरत के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। MP पटवारी में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से प्रीवियस के लिए। ऑप्शन से ए दादा भाई नारोजी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी रास बिहारी बोस, या फिर ऑप्शन डी लाला लाजपत राय।
तो दोस्तों 1907 में जो सूरत का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। रास बिहारी बोस जो है वो सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे जो 1907 में हुए थे। थोड़ा पॉइंट में जानेंगे। 1907 के सूरत सत्र को लोकप्रिय रूप से सूरत विभाजन के रूप में जाना जाता था क्योंकि कांग्रेस दो समूहों में विभाजित हो गई थी, यानी गरम दल और नरम दल। इसकी अध्यक्षता नरम दल के नेता रास बिहारी बोस ने की थी और मुख्य रूप से दोनों समूहों के बीच में एक वैचारिक अंतर था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, गरम दल और नरम दल से रिलेटेड और सूरत अधिवेशन से, जो कि अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। आगे गरम दल द्वारा रखे गए कुछ मुख्य उद्देश्य थे, जैसे स्वराज के संकल्प की मांग थी और लाला लाजपत राय जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। इन दोनों मांगों को नरमपंथियों ने स्वीकार नहीं किया और इस तरह विभाजन हो गया था। सूरत विभाजन बांटो और राज करो की ब्रिटिश नीति को जीत थी और 1916 में लखनऊ सत्र में दोनों समूह जो है फिर से मिल गए थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी बातें हैं, जैसे कि सन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ, जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल नामक दो दलों में बंट गई। इसी को सूरत विभाजन कहते हैं। 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। यही हमारे सवाल का जवाब था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी CR दास, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद या फिर ऑप्शन डी राजगोपालचारी। तो दोस्तों 1923 में गठित स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो थे CR दास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष CR दास थे। आगे डिटेल्स में थोड़ा जानेंगे की पॉइंट्स इसके। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 1923 को, और CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। 1923 में इस पार्टी का नाम कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी रखा गया। स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन की वापसी, भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1923 के चुनाव जैसी कई महत्वपूर्ण घटनाओं के बाद हुआ था। याद रखेंगे, CR दास इनके अध्यक्ष थे। कब हुआ था? 1923 को। आगे पार्टी का कार्यक्रम जो कि सरकार को बाधित करना था, वह हर उपाय पर गतिरोध पैदा करना चाहते थे। उन्होंने सरकार द्वारा आयोजित सभी आधिकारिक समारोहों को स्वागत समारोह का बहिष्कार किया। उन्होंने विधानसभा में अपनी शिकायतों और आकांक्षाओं को आवाज़ दी। 1925 में CR दास की मौत ने स्वराजवादी अपने योग्य नेता से वंचित हो गए और उनकी स्थिति कमजोर हो गई। 1926 में स्वराजवादी द्वैध शासन की मृत्यु की घोषणा करते हुए परिषद से हट गए, स्वराज पार्टी से। याद रखेंगे, किसकी मौत के बाद? CR दास की मृत्यु के बाद। आगे ऑप्शंस में थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जो कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे। जब भारतीयों को अंग्रेजों द्वारा उन लोगों के रूप में धमकाया जा रहा था जो खुद प्रशासन करने में असमर्थ थे, तो मोतीलाल नेहरू ने चुनौती ली और एक मसौदा तैयार किया जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता था। याद रखेंगे, किसने तैयार किया था? मोतीलाल नेहरू ने। और नेहरू रिपोर्ट में क्या था? आगे देखते हैं। रिपोर्ट की मुख्य विशेषता मौलिक अधिकारों की शुरुआत से लेकर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सरकार की संघीय संरचना और नागरिक और राजनीतिक मामलों में महिलाओं को समान दर्जा आदि है। और जब गांधी ने चौरी चौरा की घटना के कारण आंदोलन को रद्द कर दिया था तो उन्होंने कांग्रेस के साथ भाग ले लिया और CR दास के साथ स्वराज पार्टी का गठन कर दिया। याद रखेंगे, मोतीलाल नेहरू जी ने। आगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि ऑप्शंस में थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक प्रमुख व्यक्तित्व थे जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत योगदान दिया। 29 अक्टूबर जो 1954 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सर्वोच्च न्यायालय की इमारत की आधारशिला रखी। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। आगे कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वह 2 पूर्ण कार्यकाल पूरा करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। उन्होंने 12 वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उनके समय में उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उनके द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें हैं, जैसे कि भारत विभाजित, महात्मा गांधी के चरणों में, चंपारण में महात्मा गांधी और भारत की एकता। ये सब के बुक के राइटर कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखेंगे। आगे डॉक्टर राजगोपालचारी, वह 1950 तक भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। 1948 से 1950 तक आज़ाद के बाद
और उन्हें CR कृष्णागिरी का आम राजा जी के नाम से भी जाना जाता था। महात्मा ने राजा जी को मेरी अंतरात्मा का रक्षक कहा था। याद रखेंगे, किसने कहा था? महात्मा जी ने। किसको? राजगोपालचारी को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? UPPSC में पूछा गया कंबाइंड स्टेट एग्जाम में। आपके ऑप्शन है ए जोनाथन डक्कन, ऑप्शन बी सर विलियम जॉन्स, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स, या फिर ऑप्शन डी विलियम बेंटिक। तो दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जॉन्स थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर विलियम जॉन्स जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक हैं। आगे थोड़ा पॉइंट्स में जानेंगे इसको। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जॉन्स ने की थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1784 में। सोसाइटी की स्थापना एशिया के इतिहास, नागरिक और प्राकृतिक प्राचीन वस्तुओं, कानूनों, कला, विज्ञान और साहित्य की जांच करने के लिए की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो कि बंगाल, किसने की थी? सर विलियम जॉन्स ने। आगे पॉइंट में देखते हैं, एशियाटिक सोसाइटी पूरे एशिया महाद्वीप में ज्ञान और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र है। सोसाइटी का नाम पिछली 2 शताब्दियों में दौरान कई बदलाव से गुजरा, जैसे कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और जुलाई 1952 से इसे एशियाटिक सोसाइटी के नाम से जाना जाने लगा। 1984 से एशियाटिक सोसाइटी को भारत के संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में दर्जा प्राप्त कर दिया गया। याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 22 NTPC में पूछा गया है, क्या है? निम्न में से किसे क्रांतिकारी विचारों के जनक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी बिपिन चंद्रपाल, या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो किसे क्रांतिकारी विचारों के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बिपिन चंद्रपाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बिपिन चंद्रपाल को क्रांतिकारी विचारों के जनक के रूप में जाना जाता है। आगे डिटेल्स में देखेंगे। बिपिन चंद्रपाल वे स्वदेशी आंदोलन के मुख्य शिल्पकार थे। वह बंगाल विभाजन के खिलाफ खड़े थे और उन्होंने क्रांतिकारी विचारों के जनक के रूप में जाना जाता था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। याद रखेंगे, बिपिन चंद्रपाल। आगे उन्होंने लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक के साथ काम किया, इसलिए उन्हें लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है और उन्हें बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने स्वदेशी के उपयोग और गरीबी उन्मूलन के लिए विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का उपदेश दिया। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा है? एस्टिनो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। याद रखेंगे, तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन हैं ए गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कावेरी, या फिर ऑप्शन डी रावी नदी। तो तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो कावेरी नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है तिरुचिरापल्ली। आगे डिटेल्स में थोड़ा देख लेंगे। तिरुचिरापल्ली जो तमिलनाडु का एक शहर है, कावेरी नदी के किनारे बसा है। यह शहर तिरुचिरापल्ली जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। तिरुचिरापल्ली जो तमिलनाडु का चौथा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। आगे तिरुचिरापल्ली से जुड़ी कुछ और खास बातें, जैसे कि तिरुचिरापल्ली में श्रीरंगम है जो दुनिया का सबसे बड़ा और प्रमुख वैष्णव मंदिर है। तिरुचिरापल्ली में भगवान शिव के 5 मुख्य निवासों में से एक थिरुअनेका जो थिरुवनेकोवल भी है, और ब्रिटिश सरकार के दौरान इस जिले को त्रिचिनोपोली भी कहा जाता था। याद रखेंगे। आगे तिरुचिरापल्ली जिले में कावेरी और कोल्लिडम नदियां कावेरी डेल्टा बनाती है। तिरुचिरापल्ली जिले में केले की खेती के सभी किस्मों के लिए जाना जाता है, और तिरुचिरापल्ली जिलों में गन्ना बागान के लिए भी प्रसिद्ध है। और तिरुचिरापल्ली जिले के पंचेमलाई पहाड़ियों में कॉफ़ी, पहाड़ी कटहल, कसावा, पहाड़ी फसलें भी उगाई जाती है। तिरुचिरापल्ली से रिलेटेड ये सारी बातें याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किस मुगल बादशाह के लिए बनाया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए बाबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर, या फिर ऑप्शन डी अकबर। दोस्तों,
प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किस मुगल बादशाह के लिए बनाया गया था? तो शाहजहां के लिए बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। शाहजहां के लिए मयूर सिंहासन बनाया गया था। डिटेल्स में जानेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से प्रीवियस में पूछा गया था। प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगल सम्राट शाहजहां के लिए बनवाया गया था। मयूर सिंहासन 17वीं शताब्दी में बादशाह शाहजहां ने कमीशन किया गया था और यह भारत में मुगल सम्राटों की सीट थी और दिल्ली के लाल किले में दीवाने खास में रखी गई थी। याद रखेंगे, मयूर सिंहासन से रिलेटेड ये सब बातें। आगे पॉइंट्स में जानेंगे। जब 1739 में नादिर शाह ने भारत पर हमला किया और लूट लिया तो वह अपने साथ कीमती सिंहासन भी ले गया था। मयूर सिंहासन को सोने और जवाहरात में ढक दिया गया था, जिससे उसके ऊपर कदम रखा गया था, जिसके साथ शासक जमीन के ऊपर में तैर रहा था। अस्पष्टता और भव्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राजसी ताजमहल के निर्माण में इसकी लागत 2 गुनी थी। मयूर सिंहासन में प्रसिद्ध कोह-ई-नूर हीरा था। याद रखेंगे, किसमें? मयूर सिंहासन में, शाहजहां के लिए था वो। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जानेंगे। बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था और उन्होंने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी को हराया था। बाबर की लड़ाई 1526 से 30 तक, हुमायूं 1530 से 40 तक, अकबर 1556 से 1605 तक, जहांगीर 1605 से 1627 तक और शाहजहां 1628 से 58 तक और औरंगजेब 1658 से 1707 तक सब मुगल वंश साम्राज्य के संस्थापक थे। आगे मयूर सिंहासन से कुछ और बातें जान लेंगे। जैसे मयूर सिंहासन मुगल बादशाह शाहजहां से जुड़ा है। इसे शाहजहां ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में बनवाया था और यह भारत के मुगल सम्राटों की सीट थी। यह दिल्ली के लाल किले के दीवाने खास में रखा गया था। इसे सोने और जवाहरातों से सजाया गया था। इसमें प्रसिद्ध कोह-ई-नूर हीरा भी था। याद रखेंगे, सारे पॉइंट्स मैंने कह दिए थे। आगे पॉइंट्स रिपीट हो जा रही है। इसकी भव्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राजसी ताजमहल के निर्माण में इसकी लागत 2 गुनी थी। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला आखिरी मुगल शासक मोहम्मद शाह था और साल 1739 में जब नादिर शाह ने भारत पर हमला किया और लूट लिया तो उसने यह कीमती सिंहासन भी अपने साथ ले लिया। बाद में कुर्दों के साथ युद्ध में दोनों को खो दिया और इसका प्रतिस्थापन 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान या उसके तुरंत बाद गायब हो गया था। याद रखेंगे, मयूर सिंहासन। आगे हमारा आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट है, सीपीयू में पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस वाला आंसर है ये। आपके ऑप्शन से ए अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब जी या फिर ऑप्शन डी फजलुल हक। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बदरुद्दीन तैयब जी थे वो भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। पॉइंट में जानेंगे, बदरुद्दीन तैयब जी थे 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे। WC बनर्जी जो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हैं। दादा भाई नौरोजी 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे और वे कलकत्ता से सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सदस्य भी थे। 1888 में जॉर्ज यूले कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले विदेशी थे। कौन थे? जॉर्ज यूले, और उन्होंने कलकत्ता के शेरिफ और इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। याद रखेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से ये सब सारी बातें। आगे कुछ की पॉइंट्स है, जैसे कि तैयब जी कौन थे? तो पहले भारतीय थे जिन्होंने बम्बई उच्च न्यायालय के बैरिस्टर के रूप में कार्य किया था और उन्होंने 1885 में फिरोज शाह मेहता और काशीनाथ त्र्यंबक तेलंग के साथ बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया था। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जानेंगे, जैसे कि एनी बेसेंट कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बार बार पूछा जाता है। और दूसरा पॉइंट है सरोजनी नायडू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कौन? सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट, दोनों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। आगे तो हमारा चैप्टर यही समाप्त होता है। आज का प्रैक्टिस सेट यही खत्म और उम्मीद है आपको ये सारे प्रैक्टिस सेट पसंद आए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।